अपनी जवानी मैंने भारत में गुजारी है। पंजाब के इलाके फिरोजपुर के पास ही एक छोटे से गांव में मैं रहा करता था। जवानी के दिनों में बहुत मस्ती किया करता था। अब मेरी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ इंग्लैंड में आए भी बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। आज भी याद आती है अपने देश की, लेकिन अब ये घुटने कम ही चलते हैं, तो सोच रहा हूँ भारत ना ही जाऊँ तो अच्छा होगा। सारा परिवार मेरा यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है मैं भारत गया और मेरे घुटनों में ये परेशानी बढ़ गई तो शायद मैं वापस भी ना आ पाऊँ, और मुझे ये घर भी बहुत पसंद है। लेकिन जवानी की यादें आंखों के सामने घूमना शुरू हो जाती हैं तो मन करता है क्यों ना वहाँ पर वापस जाकर आऊँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी भी बहुत खुशी से जी है। बहुत कम ऐसी घटनाएं हैं जिसे मैं भुलाना चाहता हूँ, और एक ऐसी ही घटना जो मेरे दिमाग में हर रोज़ एक बार ज़रूर आती है, ये है उस प्रेत से मेरा सामना। हमारे गांव में जब मैं 30 साल का हुआ करता था, खेतों में काम करता था। मैं अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और पूरा दिन काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाता। जब मैं घर आता तो मेरी माँ मकई के आटे की वो रोटियाँ बनाती। मुझे उसे साग के साथ खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता। वो जवानी के दिन थे। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि उसके बाद क्या क्या हुआ। मैं हर रोज़ की तरह खेतों में काम करके घर वापस आया था, और जब मैं घर वापस पहुंचा उसके बाद पिता के साथ बातें शुरू हो गई। मेरी माँ मेरी शादी की बातें कर रही थी और मैं अभी शादी करना नहीं चाहता था। मेरे पिता बार बार जिद कर रहे थे, अभी तो पैसे कमाने का समय है, हमने 2 खेत खरीदे हैं, वहाँ पर भी फसल उगाएंगे, 2-4 साल इसकी शादी नहीं करेंगे, काम ज़्यादा ज़रूरी है, शादी के बाद ये काम कम ही करेगा, बीवी के पल्लू से चिपक जाएगा। मैं अपने पिता से ये बहस कर रहा था, पिताजी शादी मैं अब भी नहीं करना चाहता और बाद में भी नहीं करना चाहता। हमारा घर काफ़ी तंगी में है, कुछ पैसे कमाना चाहूँगा मैं और भविष्य में सोचूंगा शादी करनी है या नहीं। अब माँ की जिद थी कि मेरी शादी हो जाए और पिता और मैं दोनों नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो, इसलिए काफ़ी बहसबाजी हुई थी। उस बहसबाजी में मुझसे पिताजी से कुछ बोल हो गया और मेरे पिता मुझ पर गुस्सा होने शुरू हो गए। मैंने कहा मैं आप पर गुस्सा नहीं होना चाहता था, मैं बस अपनी तंगी से परेशान हूँ। कैसे हम घर में अच्छे खासे फसल को उगा पाएं, अच्छे खासे पैसे ला पाएं। हम विदेशों में भी जाना चाहते थे। हमारे परिवार के कई सदस्य विदेशों में गए हुए थे, कुछ इंग्लैंड में तो कुछ कनाडा में। मैं भी चाहता था एक बार विदेश घूम कर आऊँ। वो जब भी यहाँ पर आते थे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते थे। हमारे गांव में वैसी चीज़ें मिलती ही नहीं थी, इसलिए मैं विदेश जाना चाहता था और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। मेरे पिता चाहते थे मैं यहीं पर रहूं, और बातों बातों में दादाजी की बात खुल गई। मेरे पिता कभी नहीं बताया करते थे कि उस गांव में क्या हुआ था जिस कारण दादाजी की मौत हो गई। मुझे पता था किसी से तो लड़ाई हुई है, उनके सर पर चोट लगी हुई थी, सर से खून बह रहा था, छाती पर भी कुछ निशान थे। मैं अपने पिता से जानना चाहता था आखिर दादाजी को क्या हुआ था, और पिताजी ने हमेशा कहा था किसी के साथ लड़ाई हो गई थी। किसके साथ हुई थी ये बताया ही नहीं, और गांव में जितने लोग थे मैं उनसे भी पूछता रहा, वो भी नहीं बता रहे थे। बस एक अजीब सी कहानी हमेशा सब सुनाया करते थे। हमारे गांव से 7 गांवों की दूरी पर वहाँ 2-3 ऐसे गांव हैं जिन्हें बेचिराग गांव कहा जाता है। नहर के बिल्कुल दूसरी तरफ ये वीरान सी पहाड़ी पर बना हुआ पुराने ज़माने का एक गांव है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। वहाँ पर हमारी कुछ ज़मीन है और दादाजी उसी ज़मीन को देखने के लिए जाया करते थे। मेरे पिताजी आज बता रहे थे उस घटना के बारे में। लगभग 12 साल हो चुके हैं। मैं पूछ पूछ कर थक गया था। आज बहस करने के बाद उन्होंने बताना शुरू किया। मेरे दादाजी वहाँ पर जाया करते थे और कहते हैं कि वहाँ पर एक प्रेत रहता है जो गांव में घूमता ही रहता है। वो प्रेत है बहुत शरारती, लेकिन उस प्रेत को पता है कि उस पहाड़ी के अंदर खजाना कहाँ छिपा हुआ है। यहाँ पुराने ज़माने में बहुत किले हुआ करते थे। इन किलों के ऊपर धीरे धीरे मिट्टी पड़ती गई और ये एक पहाड़ के रूप में बन गए, और इन पहाड़ों के ऊपर ही लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। इस तरह आपको पंजाब में कई गांव मिल जाएंगे। इस गांव में भी कुछ ऐसा ही था। उस पहाड़ी पर कुछ घर बने हुए थे। लोगों ने वहाँ पर कुछ जानवर रखे हुए थे जो पालतू थे। मेरे दादाजी अपनी ज़मीन को देखने जाया करते थे, लेकिन रात को, और लोगों का मानना है कि मेरे दादाजी की दोस्ती उस प्रेत से हो गई थी।
और वो प्रेत जानता था उस पहाड़ी के अंदर कहाँ पर वो खजाना रखा हुआ है। मेरे दादाजी के पास कई बार सोने के सिक्के पाए जाते जिससे उन्होंने कई खेत खरीदे थे, लेकिन मेरे पिता पूछते रह गए वो खजाना कहाँ है। दादाजी ने कभी बताया ही नहीं। दादाजी ने कहा था वो खतरनाक खजाना है और वो प्रेत शरारती है, कभी सही सही बताता ही नहीं। मैं पिताजी को कहने लगा, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? पिताजी ने कहा, हाँ, उस गांव में कुछ लोग रहते हैं और वो लोग पहाड़ी की दूसरी तरफ रहते हैं। इस तरफ वो प्रेत घूमता हुआ दिखता है, इसलिए पहाड़ी की इस तरफ कोई नहीं जाता। बहुत साल हो गए हैं उस पहाड़ी पर किसी को गए हुए। रात के वक्त अगर कोई जाए वो प्रेत उसे दिखता है और बहुत परेशान भी करता है। वो शरारती प्रेत है जो आपको फंसाकर नुकसान भी कर सकता है। वहाँ क्या क्या हुआ कोई नहीं जानता। सर से दादाजी के खून बह रहा था, छाती पर निशान थे और उनकी मौत हो चुकी थी। अब मैं भी जानना चाहता था आखिर वहाँ पर क्या हुआ और क्या सच में प्रेत होते हैं। पिताजी मेरी आंखों में पड़ चुके थे। मुझे रहस्य सुलझाना बहुत पसंद होता था। कोई भी ऐसी बात जो मुझसे छिपी हो मैं उसे जानने के लिए पूरा जोर लगा देता था। और इस बार मैंने सोचा था उस गांव में जाकर क्यों ना आऊं। अब शाम के वक्त खेतों से काम करके मैं वापस आ जाया करता था और सुबह के वक्त मेरे पिता पानी लगाने के लिए जाते थे और मैंने सोचा शाम को अब उस गांव में जाकर आता हूँ। मेरे पास एक पुराना साइकिल हुआ करता था, वो मेरे दादाजी का था। उनकी मौत के बाद वो साइकिल मुझे मिला था और उसी साइकिल के सहारे मैं जल्दी जल्दी घर से निकला। मैं वो रोटी भी नहीं खाना चाहता था क्योंकि मेरे पिता वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अगर रोटी खाने के बाद मैं कहता मुझे बाहर जाना है, उन्हें समझ में आ जाता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बिना बताए खिसक लिया और पीछे से मेरे पिता आवाज़ें लगाते रहे। मैंने साइकिल इतनी तेज़ कर ली थी कि मेरे पिता पीछे भाग भी नहीं सकते थे। मेरे पिता का शरीर बहुत तगड़ा था लेकिन वज़न भी काफ़ी ज़्यादा। भागने में वो कमज़ोर थे, ज़ोर वाला काम कर सकते थे। मेरा शरीर भी उन्हीं पर गया था लेकिन मैं साइकिल पर था, भाग थोड़े ना रहा था। बड़ी तेज़ी से मैं साइकिल चलाता चलाता उन गाँव के बीच से, वक्त 8 बजे का होगा जब मैं उस पहाड़ी के पास पहुँचा था। वहाँ रोशनी का कोई स्रोत तक ना था। मेरे पास टॉर्च थी जिसमें मैंने 2 मोटी मोटी बैटरीज लगा रखी थी। काफ़ी महंगी बैटरीज आती थी उस समय और मैं ये 2 बैटरीज शहर से इसीलिए लेकर आया था ताकि मैं इस गांव में खंगाल पाऊँ कहाँ है वो प्रेत, कहाँ है वो खजाना और कैसे मेरे दादाजी मारे गए थे। किसी ने उस प्रेत से पूछने की कोशिश भी नहीं की और अब मैं उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो गया। दूसरी साइड तो गांव बसा हुआ था लेकिन ऊपर कुछ तारें लगाई गई थी, झाड़ियां फंसाई गई थी ताकि पहाड़ी की इस साइड कोई ना आ पाए। यहाँ कुछ पगडंडियाँ, कुछ सड़कें बनी हुई थी, टूटे फूटे घर बने हुए थे। अब क्या ही बताऊँ वो पहाड़ी कैसी दिख रही थी। पूरे मैदान में बनी हुई एक पहाड़ी आपको भी अजीब लगेगी, लेकिन मैंने आपको बताया ना पुराने ज़माने का किला था किसी समय ये। फिर मेरा ध्यान पड़ा वहाँ बहुत सारे खेत भी थे जो उन पहाड़ियों के ऊपर ही बनाए गए थे और उसमें फसल भी उगाई गई थी। अगर यहाँ कोई फसल उगाता है इसका मतलब इस साइड भी आता है। कौन हो सकता है? हो सकता है कोई हमारी ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहा हो। पिता ने बताया था उस पहाड़ी के शिखर से एक तरफ एक बरगद का पेड़ लगा हुआ है, उसके नीचे छोटे छोटे घर नजर आएंगे और उसके बिल्कुल पिछली साइड बाड़ा हुआ करता था। वहाँ बड़ा सा खेत था जहाँ दादाजी कुछ बीज दिया करते थे और दिन के वक्त ही वो ये किया करते। रात के वक्त वापस आ जाते और कभी कभी प्रेत से मिलने जाते और जब भी प्रेत से मिलते एक सिक्का लेकर आते। अब मैं यहाँ पर पहुँच गया था। मैं ढूंढ रहा था किसी को जो उस घर में रहता हो, लेकिन हर घर टूटा फूटा था। बस जो खेत थे वहाँ पर फसल बहुत अच्छे से लगाई हुई थी। हो सकता है दिन के वक्त यहाँ पर लोग आते हों, फसल उगाते हों और रात को खिसक जाते हों उस प्रेत से डरते डरते। और हो सकता है प्रेत नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। वहाँ मुझे नज़र आया उस चांद की रोशनी में हमारे खेत के पास एक आदमी जिसने लुंगी पहन रखी थी। यहाँ पर उसे चादरा कहा जाता है। सफ़ेद रंग का चादरा पहने वो हाथ में बड़ा सा डंडा लिए ज़मीन पर मारता हुआ चौकीदार की तरह भारी भारी कदम बढ़ाता आगे चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ का कोई रसूखदार आदमी हो। चौड़े चौड़े कदमों से वो इस तरह आगे बढ़ रहा था जैसे शोखी बघार रहा हो, वो भी अंधेरे में। अब कोई तो है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। जैसे ही मैं भागता हुआ उसके करीब गया मैंने आवाज़ लगाई, भाई साहब
मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, मैं उसकी लाल आंखें देख सकता था। हो सकता है उसने कुछ खाया पिया हो, आप समझ सकते हैं ना। लेकिन मेरी तरफ देखते ही उसके मुंह से शब्द निकले, ओ सोनिया, गन्ने दी गनेरियां, दो तेरियां दो मेरियां। वाह, कोई तो आया यहां मुझसे मिलने के लिए। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ कि हमारी ज़मीन कहाँ पर है, और वो घरों के पीछे वाली ज़मीन हमारी है, लेकिन उस पर कुछ लगा हुआ लग रहा है। आप यहाँ के चौकीदार हैं क्या? तभी वो मेरे और करीब आया और कहने लगा, चौकीदार लग रहा हूँ मैं? ये देखो मेरे डोले कितने बड़े बड़े हैं, चौकीदार लग रहा हूँ? खाते पीते घर का हूँ भाई, चलो तुम्हारा खेत दिखाता हूँ। अब मैं उसके साथ चलने लगा था। वो खेत दिखाने के लिए मुझे आगे बढ़ने को कह रहा था और मेरे पीछे पीछे वो चल रहा था। बस उस डंडे की ठक ठक की आवाज़ से मैं ये समझ रहा था वो बिल्कुल मेरे पीछे है। लेकिन प्रेत की बात भी मेरे दिमाग में थी। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता और जैसे ही उसकी तरफ देखता वो सर हिलाता हुआ कहता, ओ सोनिया आगे चलो। बस ये कहते कहते मुझे वो उन खेतों के पास ले गया। अचानक ठक ठक की आवाज़ बंद और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा वो गायब। कहाँ गया वो, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। वहाँ कई पेड़ लगे हुए थे, हो सकता है वो किसी पेड़ के पीछे छिप गया हो। मैं आवाज़ें लगाता रहा, भाई साहब कहाँ हो, भाई साहब आप अभी तो यहाँ थे, कहाँ गए? कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं उन खेतों को देखने के लिए आगे बढ़ा। वहाँ पर किसी ने फसल लगाई हुई थी। ये ताज़ा फसल लग रही थी। उसे देखते ही मुझे समझ आ गया, हमारी ज़मीन पर कोई फसल लगा रहा है। ये आदमी भी हो सकता है। मैं आवाज़ें लगाता रहा, भाई साहब आपसे थोड़ा बात करनी है, आइए तो बाहर। कहाँ छिप गए? आप तो नई ब्याही लड़की की तरह छिपे हुए हो। वो बाहर आया ही नहीं। जैसे ही मैंने खेत की तरफ देखा, एक भयानक भूत सा मेरी तरफ देखकर जीभ बाहर निकालकर इस तरह किए जा रहा था और उसे देखकर मैं घबरा सा गया। ये कैसा प्रेत है? उसे देखकर मुझे डर लग रहा था क्योंकि उसकी शक्ल ही कुछ ऐसी थी और मैं वहां से भागने लगा। अब साइकिल मैंने उस पहाड़ी की एक तरफ लगाई हुई थी। मैं उस पहाड़ी से बड़ी तेजी से नीचे उतर आया और मैं साइकिल चलाता चलाता चीखें मारता मारता अपने गांव की तरफ भागा था। वक्त 11 बजे का हो गया था जब मैं घर पहुंचा और जैसे ही मैं घर पहुंचा, अब उस प्रेत से इतना ज़्यादा डरा हुआ था। उसके बाद जो मेरे पिता ने मेरी पिटाई की, वो एक बड़े से डंडे से मुझे पीटे जा रहे थे। वो कहे जा रहे थे, तुम वहाँ पर क्यों गए? मैं जानता हूँ तुम वहाँ पर जाकर आए हो और तुम्हारा उड़ा हुआ चेहरा ये बयां कर रहा है तुम प्रेत से मिलकर भी आए हो। तुम्हें कहा है ना उसके पास नहीं जाना, वो शरारती प्रेत है, कुछ भी कर सकता है। मैं पिता को कहता रहा, पिताजी मैंने सच में उसे देखा, बस मारिए मत, मेरी टांगे तोड़ी हुई हैं आपने। और तब जाकर मेरे पिता ठंडे हुए थे। फिर मेरे पिता मुझे समझाते रहे, तुम्हारे दादा, मैं उनको रोका करता था, मैं उनको बहुत बार कहता था वहाँ मत जाइए, लेकिन दादाजी पता नहीं किस लालच में वहाँ जाया करते थे। सोने के सिक्के लाया करते थे, वहाँ से फसल भी उगा करती थी। उस जगह पर प्रेत रहा करता था और तुम्हारे दादाजी कहा करते थे प्रेत तो उनका दोस्त है। फिर भी जब उनकी मौत हुई वो प्रेत नजर नहीं आया और उसके बाद कई लोगों को रात के वक्त उस प्रेत ने भयानक भयानक चेहरे दिखाकर डराकर भगा दिया। तुम्हारे दादाजी कहा करते थे प्रेत इतना बुरा नहीं है, लेकिन मौत के बाद लोगों ने मान लिया था वो प्रेत कुछ भी कर सकता है। अब तुम उसी गांव में गए थे। मैं अपने पिता को खो चुका हूँ, अपने बेटे को खो नहीं सकता। तुम्हारे दादा भी बह के वहाँ पर जाते थे, मेरे बेटे वहाँ पर दोबारा मत जाना। मैं अपने पिता के गले से लग गया था, नहीं पिताजी बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और मैं उनसे वादा कर चुका था मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। और यकीन कीजिए हर रोज़ ऐसा एक वादा मैं उन्हें किया करता था कि मैं आज ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं पढ़ाई अच्छे से करूँगा, मैं काम ऐसा करूँगा, मैं शहर से सामान लेकर आऊँगा। और कई बार वादे पूरे नहीं होते और ये वादा भी उन्हीं में से एक था। अगले दिन जब मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था तो बातों बातों में मैंने शोखी बघारने के लिए उनको कह दिया मैं उस पहाड़ी पर जाकर आया था। उस प्रेत को देखा, उसने मुझे डरा दिया, मैं भाग आया। वो मुझ पर हंसने लगे थे। एक प्रेत से डर गया,
अबे घुमाकर मारनी थी एक लठ उसके सर पर, कैसा भूत है, मैं होता तो ये कर देता। अब इस तरह सभी कहे जा रहे थे, भूत के पास नींबू रख दो वो भाग जाता है, ये रख दो वो भाग जाता है। उन सब की उम्र मेरे जितनी ही थी, लेकिन बुजुर्ग समझाया करते थे प्रेतों से दूर रहना है, वो समझ नहीं रहे थे। इसके बाद वो कहने लगे आज हम तुम्हारे साथ जाते हैं, हम भी देख कर आते हैं कौन सा प्रेत है, इतनी दूर जाएंगे, प्रेत को देख कर तो आएंगे, और वादा करो तुम्हारे वहाँ जो फसल है उसकी कटाई हम करवाएंगे, तुम उसका 10वां हिस्सा हमें दोगे। मैंने हामी भर दी, हाँ बिल्कुल देने को तैयार हूँ, अगर फसल की कटाई होगी तो 10वां हिस्सा तुम ले लेना, जाना रात को पड़ेगा। वो मान गए थे और आज रात मैं उसी खेत की तरफ जाने वाला था। कल का वादा एक रात भी नहीं निकला। मेरे पिता रोटी पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैं पहले ही रोटी खा चुका था। मेरे पिता 7:30 बजे रोटी खाते हैं और मैं 5 बजे खाना खाकर पहले से तैयार बैठा था। और मेरे पिता माँ से पूछते रहे वो खाना खाने क्यों नहीं आया। मेरी माँ ने कहा वो दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहा है, उसने कहा थोड़ी देर हो जाएगी। तब मेरे पिता पीछे से गालियां निकाल रहे थे और मैं बड़ी तेज़ी से साइकिल लेकर वहाँ से निकला। उस साइकिल पर मैंने 2 और दोस्तों को बिठाया था। उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करके मैं उस गांव तक पहुंच ही गया। अब उस गांव पर जब हम चढ़ रहे थे मैं देख पा रहा था मेरे दोस्तों ने शोखी तो बघार दी थी, लालच के कारण वो यहाँ आने को तैयार तो हो गए थे। इस पहाड़ी को देखकर, इस गांव को देखकर उनकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही थी। मैंने बताया था वहाँ पीछे तक जाना है और वो बहुत ज़्यादा डरने लगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। और उसके बाद वो कहने लगे पहाड़ी पर साइकिल लेकर चलते हैं ना, ऐसा करते हैं साइकिल साथ में रखते हैं, पहाड़ी के ऊपर तक तो घसीट कर ले जाएंगे ना। भूत भूत नज़र आया जैसा तुम कह रहे हो, ज़्यादा डरावना है, साइकिल पर बैठेंगे, वैसे भी उतार है ना, चढ़ाई तो चढ़ चुके होंगे हम, सीधा उतरते आएंगे और यहाँ से निकल लेंगे। ये तरकीब अच्छी लगी थी मुझे, इसलिए साइकिल लेकर पहाड़ी की उस तरफ गए थे। ये गन्नों का खेत था जिसके बीच से निकलते ही वो आदमी, वो चादरा पहने हुए, हाथ में डंडा लिए गन्नों के खेत से निकलकर कहने लगा ओ सोनिया फिर से आ गया। और उसे देखते ही मैं घबरा कर खड़ा हो गया और अपने दोस्तों को कहने लगा यही है वो चादरे वाला। मैं पक्का नहीं कह सकता कि ये भूत है, लेकिन ये गायब हो गया था और प्रेत नजर आया था। चलता चलता उन गन्नों के खेत से बाहर निकला और हमारे करीब आकर कहने लगा गन्ने दी गनेरियां, 2 तेरियां 2 मेरियां। सोनिया जिस उम्र में लड़की को घुमाना चाहिए तू लड़कों को घुमा रहा है, शादी की उम्र हो गई है तेरी, हरकतें तेरी सही नहीं लगती, रात को लड़के लेकर कहाँ जा रहा है। अब मेरे दोस्त इन बातों में खुद की बेइज्जती महसूस कर पा रहे थे, इसलिए मेरा एक दोस्त बोला अरे अंकल यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आए हैं, अपनी फसल देखने के लिए आए हैं, और यहाँ घूमने में वैसे भी हमें कोई खास जल्दबाजी नहीं है, आराम से तो जा रहे हैं। तो वो कहने लगा ओ सोनिया गल्ला बहुत सोनिया करता तू, चल मेरे साथ चल, तुझे तुम्हारे खेत दिखाता हूँ। अब उसने कहा कि तुम आगे चलो मैं पीछे पीछे आता हूँ। बिल्कुल कल की तरह अब हम तीनों आगे चलते जा रहे थे और मेरे दोस्त शर्मिंदे हो चुके थे उसकी बातों से, इसलिए आगे देख रहे थे। लेकिन मैं जानता था कल क्या हुआ। मेरी नज़र बस पीछे, ठक ठक की वो आवाज़ जो हुए जा रही थी, वो पहचान थी कि वो हमारे पीछे है। जैसे ही वो पेड़ आए मैं अब सीधा उसकी तरफ देखने लगा था और गर्दन पीछे करके मैं आगे की तरफ चलता जा रहा था। मैं पीछे देखता ही रहा और आगे से आवाज़ आई ओ सोनिया पीछे कहाँ देख रहा है, आगे देख आगे। मैंने गर्दन आगे घुमाई, वो आगे भी था, वो पीछे भी था। मेरे दोस्त भी आगे पीछे देखने लगे थे। ये एक नहीं हम शक्ल 2-2 लग रहे थे और एक पेड़ के पीछे से वैसा ही हम शक्ल और निकला और कहने लगा ओ सोनिया किथे देख रहा, इथे देख इथे। और हम शक्ल जैसे बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे उनकी शक्ल भयानक सी होने लगी। मैं तो नहीं डर रहा था, ये भयानक शक्ल मैंने कल भी देखी थी, लेकिन मेरे दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई।
मेरे एक दोस्त ने तो साइकिल चलाकर भागने की कोशिश की और वो जल्दी से साइकिल लेकर उस पहाड़ी से नीचे उतरा। हम भागकर निकलने वाले थे, वो कमीना हमें छोड़ गया। मैंने कुर्ता पायजामा पहन रखा था, मेरा जो दोस्त था उसने चादरे के साथ कुर्ता पहना हुआ था और उस भूत ने उसका चादरा पकड़ लिया। उसने नीचे लंगोट बांधा था जो चादरे के साथ ही गांठ से बांधा गया था, और उस प्रेत ने जब उसका चादरा पकड़ा तो वो घूमकर गिर गया। अब वो चादरा उस प्रेत के हाथ में था जो बहुत भयानक था, और दूसरी तरफ उसके हम शक्ल जैसे गायब हो चुके थे। अब चादरा वो छोड़ नहीं रहा और मेरा दोस्त उससे दूर निकलना चाहता था। मैं तो उसको छोड़ आगे निकल आया। अब मरना कौन चाहता है? मेरा दोस्त बस अपना चादरा छुड़ाता, उससे पहले उसने उसकी बाजू पकड़ने की कोशिश की। मेरा दोस्त तेज़ी से आगे भागने लगा। अब चादरा तो प्रेत के हाथ में था, चादरे के साथ ही मेरा दोस्त जब खड़ा हुआ लंगोट भी घूमकर खुल गया। वो तो शुक्र है भगवान का कि उसका कुर्ता लंबा था, वरना आज उसकी इज्जत तितर बितर हो जाती। और वो बिना लंगोट बिना चादरे के भागा था। मैं कुर्ते पजामे के साथ उस पहाड़ी से हम नीचे उतर रहे थे और पीछे से वो आवाज़ें लगा रहा, ओ सोनियो मुड़ के आओगे कि नहीं? बस उसकी बातें सुनकर हमारी सांसें उखड़ी जा रही थी और पहाड़ी से नीचे उतरते ही भाग कर रास्ता नापने की सोची हमने। और नहर के पास हमारा दोस्त खड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा, ऐसी हिम्मत के साथ इंतज़ार कर रहा था जैसे वह भूत से डरता ही ना हो। मैं तो यहाँ खड़ा हो गया था। अगर वो भूत यहाँ पर आता तो बताता मैं उसे। इसके आगे मैं जाने वाला नहीं था तुम दोनों को लेकर। आओ चलो बैठो साइकिल पर। इसके बाद हमने जो मुक्के मारे उसके पेट पर। अगर वो साइकिल लेकर ना भागता हम तीनों साइकिल से उस पहाड़ी से नीचे उतर सकते थे, और उसे आगे वाले डंडे पर बिठाया था हमने। मैं साइकिल चला रहा था, मेरा दोस्त पीछे बैठा था बिना लंगोट बिना चादरे के, और रात का वक्त था तो उसकी इज्जत बच गई। अगर दिन के वक्त वो गांव में पहुंचता बिना चादरे के, पता नहीं लोग क्या क्या सोचते। उस रात 11 बजे मैं पहुंचा था और कल की तरह आज भी अपने पिता से पिटा था। आज मेरे पिता ने मेरी पीठ पर जो मुक्के मारे थे उसका दर्द पूरी रात रहा। अगली सुबह फिर से ताश खेलने के लिए उन्हीं दोस्तों के पास तो जाना था। और आज मैं अपनी बेइज्जती होने नहीं देना चाहता था। पहले तो मैं अकेला गया था, सब मुझ पर हंसे थे। वहाँ 10 हम उम्र लड़के थे। आज मैं उस लड़के की बेइज्जती करना चाहता था जिसका लंगोट भी उस प्रेत ने उतार दिया था। मैं उसकी बेइज्जती करने लगा, बाकी भी उस पर हंसने लगे। लेकिन फिर उसने कह दिया, अच्छा मेरी तो इज्जत उतरी है, तेरा तो दादा मार दिया। अबे पागल है, मेरे किसी घर वाले को तंग भी किया होता ना, उस प्रेत को काट डालता। कोई बात नहीं यार, लड़कों की कौन सी इज्जत होती है। कोई बात नहीं, लंगोट उतरा, अंधेरे में किसी ने नहीं देखा। लेकिन तेरे दादे को तो मारा जिसे तू वापस नहीं ला सकता। मैं तो लंगोट आज बांध आया, देख नया चादरा भी ले लिया। मेरी इज्जत नहीं गई, तेरी इज्जत गई है। और सब मुझ पर हंस रहे थे। आज महसूस हो रहा था उसकी बातें सच हैं, कड़वी हैं लेकिन सच है। मेरे दादे को उस प्रेत ने मार दिया था और मैं पता तक न कर पाया। इसके बाद रोता रोता मैं घर दोपहर के वक्त आया था। मेरे पिता रोते हुए मुझे देखकर खुश हुए। चलो तेरे दोस्तों से तेरा पीछा तो छूटा, तू उनके साथ ताश खेलता रहता है, अच्छा है उनसे दूर हुआ। रोते रोते मैं खाना भी नहीं खाना चाहता था। मेरी माँ आई थी खाना देने के लिए। मैं उनसे पूछ रहा था, क्या मेरे दादाजी को उस प्रेत ने मारा? और मेरी माँ रोते हुए कह रही थी, मुझे खुद नहीं पता। उनके सर से खून बह रहा था और सीने पर एक निशान था। किसी को पता नहीं लगा वो रात के वक्त वहाँ गए थे और किसने उन पर हमला किया। सिर्फ तुम्हारे दादाजी जानते थे या वो प्रेत। वो प्रेत तुमको मिला ना, उनसे सवाल पूछना था ना, किसने मारा तुम्हारे दादाजी को? सवाल पूछते। और क्या उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैंने कहा नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसा कि सब कहते हैं, शरारती प्रेत। उसने मेरे दोस्त को बिना कपड़ों के भगाया, मुझे डरा कर भगाया, लेकिन हाथ तक न लगाया, नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं आज दोबारा जाकर आऊं? माँ ने अपने आंसू पहुंचे थे, इधर उधर मेरे पिता को देखा और कहा, हाँ जाकर आओ, डरना मत। किसी प्रेत से जितना डरो वो उतने हावी होते हैं। डरना मत, बस उससे बातें करना शुरू कर देना, बताना
तुम किसके पोते हो? तुम्हारे दादा की हिम्मत की यहाँ पर कहानियाँ सुनाई जाती हैं। वो तो उस धोखेबाज प्रेत ने शायद फंसा कर मारा होगा, सामने से तो वो मार नहीं सकता था। उसको कहना मैं उसका पोता हूँ, तुम्हें मारने आया हूँ, फिर देखना कैसे ठंडा होता है। अब माँ की बातों ने मेरे अंदर वो जिगरा सा भर दिया था, हिम्मत भर दी थी। रात का इंतज़ार फिर से मैं करने लगा, लेकिन 5 बजे जब मैं रोटी खा रहा था, मेरे पिता खेतों से घर आ चुके थे और बड़ा सा डंडा लिए पहले ही दरवाजे पर खड़े हो गए। आज निकल तू, आज निकल, यहीं पर मार मार के तेरा कचूमर बनाता हूँ, निकल तो सही। साइकिल भी पीछे लॉक लगा दी है, अब चल कर जाना वहाँ पर, पहले गेट तो पार करके दिखा। अब पिता गेट पर खड़े हो गए, वहीं पर वो खटिया डालकर खाना खाने लगे और मैं घर से बाहर कैसे निकलता। मैंने कहा मुझे सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना है, मुझे तारे देखने हैं। पिता ने कहा तारे देख, अगर बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं तुझे तारे दिखाऊंगा और वो वाले तारे तुझे पसंद नहीं आएंगे। मैं छत पर चढ़ गया और उस घर के पीछे भूसा रखा था जो जानवरों को खिलाने के काम आता है, उसकी बड़ी सी ढेरी लगाई हुई थी और छत से मैंने उस भूसे की ढेरी पर छलांग लगा दी। अब भूसे की ढेरी से निकलकर मैं आगे वाली गली पर गया। उसके बाद अपने एक दोस्त से साइकिल उधार ली और मुझे निकलकर जाना सामने वाली गली से ही था। मेरे पिता ने फिर से देख लिया। अब दूर से घुमाकर जो डंडा मारा था मेरे सर के करीब से निकला था, लेकिन मैं नहीं रुका। फिर से साइकिल लेकर रात के 8 बजे निकल पड़ा था उस भूतिया गांव की तरफ। मैं जैसे ही उस गांव के करीब पहुंचा था, मैंने पहले ही ठान रखी थी, वो जितना डराने की कोशिश करे मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज हिम्मत के साथ उसका सामना करूँगा। वो ज़रूर और डरावना रूप लेगा, लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं उसे पीट पीट कर उसका जनाजा निकाल दूंगा। अब आज मुझे अपने दोस्त का आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जो उसने कल बताया था, साइकिल को ऊपर ही ले जाओ, अगर कोई पीछे पड़ जाए तो साइकिल नीचे की तरफ अपने आप गिरती जाएगी और मैं बस उस पर बैठा होऊंगा, अपने आप साइकिल नीचे पहुंच जाएगी, ज़ोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं। साइकिल लेता हुआ मैं ऊपर पहुंचा था और अचानक ही वो आदमी गन्ने के खेतों से बाहर निकला और कहने लगा, ओ सोनिया तू फिर आ गया, आजा थोड़े गन्ने गुन्ने चूप ले। और मैं वहीं पर खड़ा हो गया था और उससे कहने लगा था, मैं नहीं चुपूंगा गन्ने गुन्ने, देखो मुझे अपनी ज़मीन पर जाना है और तुम आज डराने की कोशिश नहीं कर सकते, मैं तुमसे डरने वाला नहीं। और वो मेरे करीब आया और अपनी एक बाजू मेरे कंधे पर रख दी। मैं बहुत घबरा गया था, कहीं मेरा गला तो नहीं पकड़ने वाला, लेकिन उसने बस मेरी गर्दन के इर्द गिर्द अपनी बाजू रखी और दोस्तों की तरह मेरे साथ चलने लगा और कहने लगा, गन्ने दी गनेरियाँ, 2 तेरियाँ 2 मेरियाँ, तू बिल्कुल नहीं डरता, तू फिर से यहाँ पर आ जाता है। 2 दिनों तक तुझे डरा चुका हूँ, तू फिर से आ जाता है, बड़ा टीठ है तू। अब तू सच सच बता यहाँ क्यों आता है? रात को खेतों को देखने की जो आग है तेरी, वो इसलिए है कि तू मुझसे मिलना चाहता है, सच बता। मैं अब उससे सीधे सीधे बातें करने लगा था कि हाँ मैं तुझसे मिलने आया हूँ और मैं एक राज का पर्दाफाश करना चाहता हूँ, तुझसे दुश्मनी भी निकालना चाहता हूँ। जब मैंने ये कहा उसने वो हाथ मेरे कंधे से हटाया और मेरे सामने खड़ा हो गया, घूर कर मेरी तरफ देखने लगा और कुछ देर चुप रहा, फिर हंसकर कहने लगा, गन्ने दी गनेरियाँ, 2 तेरियाँ 2 मेरियाँ, खेतों में किसका बदला लेने आता है? अब सच बता, कल 2 लड़कों को लेकर आया था, हरकतें तेरी सही नहीं लगती। मैं गुस्से में आ गया, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं अपने दादे का बदला लेने आया हूँ, तूने मेरे दादे को मारा है, सच बता। वो फिर से हंसने लगा और कहने लगा, ओ गन्ने दी गनेरियाँ, 2 तेरियाँ 2 मेरियाँ। और मैं गुस्से में कहने लगा, ओ मेरियाँ कोई गन्ने दी गनेरियाँ नहीं, अब तू सीधे सीधे बता सच्चाई क्या है, मैं सच जानना चाहता हूँ, मेरे दादे को तूने क्यों मारा? और वो एक बरगद के पेड़ के पास गया और अजीब सा भयानक रूप दिखाकर कहने लगा, मैं तुझे खा जाऊंगा, फिर तुझे समझ में आएगा। मेरे हाथ में जो डंडा था मैंने वो घुमाना शुरू कर दिया, उसके शरीर के आर पार डंडा घूमा था। फिर मैं कहने लगा था, देख तू एक प्रेत है,
जितना मर्जी डरा ले, मैं डर कर भागने वाला नहीं। सच बता, आज मैं हिम्मत जमा करके आया हूँ, इन चेहरों से नहीं डरने वाला। अगर हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। और वो दोबारा उस सफ़ेद चादरे वाले रूप में आ गया, हाथ में डंडा घुमा कर कहने लगा, यार तू बिल्कुल नहीं डरता। आज कौन सा पौआ पी के आया है? इतनी ज़्यादा हिम्मत, सूंघ के तो देखूं कौन सा पौआ है। ना बिल्कुल ना पिया तूने, तो आज इतनी हिम्मत कैसे? मैंने कहा, मेरे दादे को मारा है तूने, मैं बदला तो लेकर रहूँगा। सच बता, उस रात क्या हुआ था? और वो निराश सा हो गया और कहने लगा, देख मैं यहाँ पर बैठता हूँ। वो उस बरगद के पेड़ के नीचे बनी एक बन्नी पर बैठ गया और कहने लगा, वो सामने खंडहर सा नज़र आ रहा है, उसकी छत नहीं है। मैंने कहा, हाँ तू जा, तू दरवाज़ा खोल और अंदर जा। तू अंदर पैर रख, टॉर्च मार, इधर उधर देख, तुझे समझ में आ जाएगा। हर सवाल का जवाब तुझे मिल जाएगा, जाकर आ। मैं अब उस पर यकीन कर चुका था और मैं डरने वाला तो था नहीं। मैं सीधा गया उस तरफ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर पैर रखा, वहाँ बदबू ही बदबू थी। दरवाज़ा खोलते ही मेरा पैर वहाँ जैसे कीचड़ में धंस गया। और ये कीचड़ नहीं था, यहाँ गंदगी थी। यहाँ पर जानवरों का मल मूत्र था, शायद इंसानों का भी हो। शायद ये दूसरी तरफ जो खेत है उसकी पाइप इधर से निकलती हो। बिल्कुल गंदा ही गंदा पड़ा था वहाँ पर, और वो मेरे पैर पर लग गया था। घुटनों तक धंस गया था मैं। जल्दी से मैं बाहर निकला और वो गंदी बदबू अब मेरे पीछे ही थी। मैं गुस्से में उसके करीब आया और कहने लगा, ये कहाँ भेज दिया? अंदर मुझे कोई जवाब मिला तो नहीं? उसने कहा, ओ मैंने तो मजाक किया था। मैंने कहा चल हग मूत के आ जा, और तू गुसल खाने में घुस गया। अब मैं बहुत गुस्से में आ गया था और मैं उस पर चिल्लाना शुरू हो गया, देख अब सच सच बता, उस रात क्या हुआ था? तूने मेरे दादे को मारा ना? और वो खड़ा होकर कहने लगा, एक सच्ची बात जान ले, अगर मैं किसी को मारना चाहता तो पहले ही मार देता। अगर तुझे मारने की इच्छा होती तो डराता ना, पहले मार चुका होता। तुझे भी मैं मारना नहीं चाहता था। तेरा दादा भी मेरे हाथों नहीं मरा है। अब मैं तुझे बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे भी कुछ असूल हैं। ऐसे आसानी से मैं तुझे कुछ बता थोड़े ना सकता हूँ। मैंने उससे कहा, तो मुझे बताओ मेरे दादाजी की मौत कैसे हुई? क्या तुमने मारा या किसी और कारण? किसने मारा? तुम्हें सच बताना होगा। मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। हर रोज़ मैं यहाँ पर आया करूँगा, तुमसे पूछा करूँगा। अगर तुमने नहीं बताया, उसके बाद तुम्हारे निवारण के तरीके ढूंढना शुरू कर दूँगा। तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। अब वो मेरी तरफ देखकर थोड़ा सा घबराया और कहने लगा, अच्छा देखो वो जादू टोना मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। मैं यार बहुत डरता हूँ उससे। यहाँ अगर किसी ने जादू टोना किया तो मैं तो गायब हो जाऊँगा। अब ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ पर पूरी सच्चाई मैं बता पाऊँगा। यहाँ पर नियमों का पालन करना पड़ता है, सब सच नहीं बता सकता मैं। चलो मेरे साथ। अब वो पहाड़ी के बिल्कुल शिखर पर ले गया और उसके बाद कहा, यहाँ से हमें नीचे उतरना है, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। मैं उससे कहने लगा था, गायब मत हो जाना, और उसने कहा, वादा करता हूँ, वादा कभी तोड़ता नहीं। तुम्हारे दादे का साथ भी दिया था, तुम्हारा साथ भी दूंगा। चलो आगे आगे। मैं अब आगे आगे चलने लगा था, वो मेरे पीछे पीछे। यहाँ पहाड़ी पर ढलान काफ़ी तेज़ थी और एक ढलान पर मिट्टी इस तरह फिसलन भरी थी कि मेरा पैर फिसला। जानबूझकर वो मुझे यहाँ पर लेकर आया था। अब वहाँ से लगभग 20 से 30 मीटर तक लुढ़का था मैं और एक गन्ने के खेतों के बीच जाकर धंस गया। मेरा मुंह ज़मीन पर बजा था और पूरे मुंह पर मिट्टी लग गई थी और पीछे से वो भागता हुआ आया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर हमला करने वाला हो। मेरे करीब आकर मेरी बाजू पकड़कर कहने लगा, ओ मिट्टी से इतना प्यार नहीं करना चाहिए, ओ चल माथा बात में टेक लेना, इधर आ, आगे जाना है हमें। मैं बहुत गुस्से में था और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे तब आता जब वो उसी मुहावरे को दोहराने लगता, ओ सोनिया गन्ने दी गनेरियाँ, दो तेरियाँ दो मेरियाँ, चल चल आगे चल, तुझको दिखाता हूँ, यहाँ पर तो चीज़ें बहुत कम कम की हैं। कहते कहते वो मुझे एक ऐसी जगह ले गया जो एक घर का खंडहर था। उस घर के खंडहर में जाने को मुझे कह रहा था।
दरवाज़ा आगे लगा हुआ था और मैं समझ गया था यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। हो सकता है गांव की गंदगी यहाँ भी आती हो। इसलिए मैंने उससे कहा, देखो अंकल, मैं इस गुसलखाने में जाने वाला नहीं। यह यकीनी तौर पे गुसलखाना है और मैं अंदर नहीं जाने वाला। तुम मुझे पहले भी फंसा चुके हो। और वो हंसकर कहने लगा, ओ गुसलखाना नहीं है ये, ओ पूतानू टट्टियाँ नहीं लग दियाँ। यहाँ पर तुझे जानना होगा। तुझे एक तरीका बताता हूँ, यहाँ कुछ और देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा खोला, वो खंडहर था लेकिन फर्श टूटा हुआ था। उस फर्श पर छेद था। उस छेद के सहारे अंदर जाने का जैसे रास्ता बना रखा था। सीढ़ियाँ थीं वहाँ पर जो नीचे जा रही थी। लकड़ी की उन सीढ़ियों से वो प्रेत कहने लगा, चलो नीचे, नीचे दिखाता हूँ तुम्हें कुछ। देख के अक्खां फटियां रह जानगियां। मेरी सांस ऊपर की ऊपर थी और नीचे की नीचे। मैं उस पर यकीन करूं या ना, मेरे दादाजी को वो मार चुका था या उसे पता था किसने मारा है। कहीं मुझे भी ना वो फंसा दे। लेकिन सच जानने के लिए उसकी बात तो माननी ही थी। उसने कहा, अगर तुम नीचे जाओगे मैं साफ साफ बताऊंगा। 7 दिनों में मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा तेरे दादे को किसने मारा। चल नीचे। उसके बाद मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया था और नीचे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे। वो पत्थर गोल आकार के थे और उस पर जब मैं टॉर्च मार रहा, वो चमकदार से पत्थर थे, वो ग्रेनाइट। और अचानक वो चादरा पहने हुए उस छेद से छलांग लगाकर नीचे ऐसे आया था जैसे बैटमैन आता है। हवा में हल्का सा लहरा रहा था वो। पैर उसके ज़मीन पर टकराए और वो पत्थर इधर उधर बिखर गए। तब वो हंसकर कहने लगा, देखे तो होंगे तुमने ये पत्थर। मैंने कहा, नहीं, मैंने ये पत्थर नहीं देखे, मैं सच जानने आया हूँ। तुम अब सच बता। उसने कहा, ओ 7 दिन सूरज चढ़ता है, 7 दिन सूरज डिगता है, 7 दिन उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा। अब यार 7 दिन तो यहाँ पर आना पड़ेगा। और तुम्हारा दादा तो कभी कभी मिलने आता था। जब आता था मुझसे मिलने रात को, यहाँ पर एक सोने का सिक्का लेकर जाता था। फिर भी बेशर्म हर रोज आने को मानता ही नहीं था। अब सोना देता था और क्या दे दूं। तब उसने उन पत्थरों को हटाया। वहाँ एक पत्थर की कुर्सी बनी थी और कहा, बैठो यहाँ पे, बातें करते हैं। वहाँ पर मैं बैठ गया। अब वो धीरे धीरे बताने वाला था और अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाने लगा। और कभी मैं भी जिंदा हुआ करता था, बहुत मज़ा आया करता था। ये बहुत पुरानी बात है, मुझे तो साल तक याद नहीं यार। तब ना जो विदेशों से आया करते थे वो अंग्रेज़ ना बड़े तंग किया करते थे यार। यहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने ना बहुत तंग किया था। फिर यार मेरी मौत हो गई। अब यहीं पर मेरी मौत हुई थी। उसके बाद पता नहीं कैसे यार मैं इससे जुड़ सा गया। मुझे कई साल लग गए थे ये समझने में कि मैं एक भूत हूँ। जब मुझे पता लगा मैं भूत हूँ तो मुझे लगा अपना काम भी करना चाहिए, तो मैं लोगों को डराने लगा। फिर मुझे समझ में आया यार भूत होकर सिर्फ डराता रहूँगा तो लोग तो भाग जाएंगे ना, तो सब यहाँ से भाग गए। अब फिर मेरा कोई दोस्त ही नहीं बना। फिर मैं लोगों को डराने लगा कि कोई मुझे मारने के लिए ना आ जाए। अब जादू टन्ना करोगे तो भूत गायब हो जाएंगे। फिर मुझे लगा यार कोई दोस्त बनना चाहिए जिसको मैं दिल की बात बता पाऊँ। कई दोस्त बनाए मैंने, उनका बहुत भला किया मैंने। तुम्हारा दादा भी वैसा ही दोस्त बना था, उसका बहुत भला किया। अब मरा कैसे वो तो बाद में बताऊंगा, 7 दिन आना पड़ेगा। और लगभग 2 बजे तक मुझसे वो बातें करता रहा। ना उसने डराया, बस अपनी ज़िंदगी की बातें मुझसे पूछता रहा। जब मेरा दादा मुझे वो सोने का सिक्का दिया करता था, घर में हम क्या लेकर आते थे? मैंने कहा वो चीज़ें लेकर आते थे जो ज़रूरत वाली होती थी। मेरे लिए खिलौने लाते थे मेरे दादाजी। घर में ज़मीन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। वो बड़ा खुश। यार तुम्हारा दादा अच्छा बहुत था, तुम्हारे परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। तुम भी रख लेते यार, मुझसे दोस्ती तो निभाता था। अब तुम्हारी दादी बहुत चिड़चिड़ी थी। सच बताऊँ ना, तुम्हारा दादा रोता हुआ आता था यहाँ पे। अब बाकी बातें यार बाकी दिनों में करते हैं। टाइम हो गया टाइम, अब तुम्हें यहाँ से जानना चाहिए। रात को भूतों से बात नहीं करते, चलो निकलो। वो अब धक्के देकर मुझे वहाँ से भगाना चाहता था, लेकिन मुझे जवाब चाहिए था। मैंने कहा ये बताओ मेरे दादाजी के साथ क्या हुआ था? उसने कहा बहुत बड़ा राज है, 7 दिन बाद खुलेगा, 7 दिन यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था उसने मेरी गर्दन पीछे से पकड़ ली और तब मैं घबरा सा गया था। खींचा उसने मुझे पीछे और मेरा सर अपनी तरफ घुमा कर कहा, ओ बच्चे,
जानने से पहले कुछ लेता तो जा। तेरा दादा भी मेरा दोस्त हुआ करता था और तू भी एक तरह से मेरा दोस्त बना है। खोल हाथ। मैंने हाथ आगे कर दिया और उसने ज़मीन से वो गोल पत्थर उठाया। अब मुझे समझ में आ गया ये पत्थर कहाँ पर देखे। उसने वो पत्थर उठाया, हाथ में घुमाया, अपनी मुट्ठी खोली तो वो सोने का सिक्का बन गया था। वो सोने का सिक्का उसने मेरे हाथ में रखा और कहा, जा बेटे जा, तेरा दादा बहुत खुश होता कि तू भी सोने के सिक्के कमाने लगा है एक भूत से। अब उस सोने के सिक्के को जेब में डालकर साइकिल चलाता हुआ अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। आंखें मेरी चमकी हुई थी। मुझे आज लग रहा था वो भूत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। फिर ख्याल आता मेरे दादाजी को किसी ने तो मारा था। 7 दिन बाद बताएगा, हो सकता है ये अपना नाम ले दे कि मैंने मारा था। फिर मैं क्या करूँगा? अब 7 दिन तो यहाँ पर आना पड़ेगा। आधी रात को आया था मैं और मेरे पिता बड़ा सा डंडा लेकर मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। और मैं जैसे ही उनसे पिट रहा था, मेरी जेब से वो सोने का सिक्का गिर गया। मेरे पिता ने वो डंडा एक तरफ फेंक दिया और कहने लगे, तू वहाँ जानने लगा, तेरा भी दोस्त बन गया वो, तेरे दादे का भी दोस्त बना था। तेरे दादे को उसने मारा है। तू उसके साथ दोस्ती मत कर, तुझे भी मार देगा वो। मेरे बच्चे, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। अपने पिता की आंखों में आंसू देखे थे मैंने। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मेरे पिता सही कह रहे हैं, लेकिन 7 दिन ही तो जाना है। मैंने अपने पिता को कह दिया, मुझे 7 दिन दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा कभी वहाँ पर नहीं जाऊँगा। सिर्फ 7 दिन। मेरे पिता मान गए थे और उस रात मैं उनके साथ सोया था। उनके साथ कहानियाँ सुनी थी मैंने, जो दादाजी सुनाया करते थे। वो दादाजी की कहानियाँ थी जो उस प्रेत ने सुनाई थी। हर घटना दादाजी के साथ जुड़ी हुई। कैसे दादाजी अंग्रेज़ों से परेशान थे, कैसे वहाँ पर उन्होंने घर बनाया था। वो प्रेत दादाजी की कहानियों को अपनी कहानी कहकर सुनाता रहा और मुझे उस पर यकीन आ गया। अब मैं गुस्से में अगली रात फिर से साइकिल लेकर गया था और आज मेरे पिता ने मुझे रोका नहीं था। 7 दिनों का टाइम लिया था मैंने। सीधा पहुंचा मैं वहीं पर और गन्नों के खेत से वो बाहर निकलता हुआ जैसे ही बोलने वाला था, मैंने कह दिया, ओ तेरी, ना तो मुझे गनेरियाँ चाहिए ना मुझे गन्ने चाहिए। चुप कर जा तू, चुप कर जा। और वो चुप करके सीधा मेरे साथ चलने लगा। चल यार, उन गुफाओं में चलते हैं, सोने का सिक्का दूंगा तुझे। बातें करते हैं। और मैं उससे कहने लगा, देख, सच तू बताने वाला है नहीं, तभी तुझे शरारती प्रेत कहा जाता है। सारी कहानी मेरे दादाजी की सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ करता था। वो तेरे साथ क्या हुआ? वो मरने वाली कहानी तूने झूठी बताई। उसने कहा, झूठी नहीं बताई मैंने, सच्ची थी। अब तेरे दादे की कहानियाँ इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा मैं वहाँ पर होता तो कैसा लगता। तो मैं वो कहानियों को अपनी मानने लगा। यार, भूतों का कौन सा दिमाग होता है, जो बताता है वो याद रह जाता है। अब मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, तो मुझे लगा वो मेरी कहानी होगी। आज एक नई कहानी सुनाता हूँ, चल चल। अब हर रात वो अलग सी कहानी सुनाता। मुझे उस पर यकीन भी हो जाता और मैं पता करना चाहता ऐसा ऐसा किसके साथ हुआ। मेरे पिताजी कहानी बता भी देते। गांव की किसी और बुजुर्ग की कहानी निकलती, कभी किसी अंग्रेज़ की कहानी निकलती। 7 दिन वो मुझसे कहानियाँ सुनता रहा, कहानियाँ सुनाता रहा। मेरा दिमाग भी गुस्से से भरने लगा था। 7 दिन पूरे नहीं हो रहे थे, लेकिन हर रात सोने का एक सिक्का मिलता। उससे मेरे पिता भी खुश थे, लेकिन उन्हें डर भी था वो प्रेत मुझे मार ना दे। ये 7वीं रात थी और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा था, उन गन्नों के खेत से कोई नहीं निकला था और मैं आवाज़ें लगाकर, ओ चादरे वाले अंकल, कहाँ हो? किसी की आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा शायद वो वहीं पर होगा, मेरा इंतज़ार कर रहा। जैसे ही मैं चलते चलते उन सीढ़ियों के पास पहुंचा, नीचे बैठा वो रो रहा था। मैं सीढ़ियाँ उतरकर उसके पास गया और पूछने लगा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? और वो रो रो कर कहने लगा, आज सच बताने का टाइम आ गया, सच बताने का टाइम आ गया। और सच सुन के यार तेनू चंगा नहीं लगना पुत्रा। मैंने उससे पूछा, अब तुम्हें सच बताना होगा, क्या हुआ था? तो वो रोता रोता कहने लगा, ओ शराबी बुढ़ा तेरा,
तेरा बाप बहुत शराब पीता था, बताता नहीं था उस समय तुझको। तू तो काफ़ी छोटा होगा, तुझे पता लगता ही नहीं होगा। उस समय तेरा बाप शराब पीता था और तेरा दादा बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता। तेरा बाप जब शराब पीना शुरू हुआ था तभी से तेरे दादा बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते थे, लेकिन तेरा बाप सुधरता नहीं था। इसीलिए जब मुझसे दोस्ती हुई मुझको कहा करता था कि तू तो भूत है, सुधार दे मेरे बेटे को। अब मैं भूत हूँ, कोई जिन्न थोड़ी हूँ जो तुम्हारे बाप को सुधार दूँ। मैंने कहा था अपने बाप को लेकर इधर आ जा, यहाँ पे ऐसा डराऊंगा कि शराब को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन तेरा दादा कभी तेरे बाप को लेकर नहीं आया, और शराबी बुढ़ा तेरा शराबी। और उस रात भी तेरा दादा बहुत ज़्यादा निराश, वो कह रहा था सोने के सिक्के तो मैं ले जाता हूँ, घर में पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन जो तुम्हारा बाप है ना वो शराब में पैसे उड़ाता है, वो शराब पीता है, वो तुम्हारी माँ को मारता है। इस तरह बहुत ज़्यादा परेशान था और उस दिन सीढ़ी से पैर सही तरह से रख नहीं पाया वो, और इन पत्थरों से सर टकराया था उसका, और छाती में जो तीखा पत्थर यहाँ पर पड़ा हुआ था ना सीधा घुस गया। और तब मुझे लगा यार पत्थरों को संभाल लेना चाहिए था, मैंने पत्थर ऐसे ही गिरा के रखे हुए थे। अब मेरे पास शक्ति थी, गोल पत्थरों का सोना बना सकता था और अपने दोस्त को दिया करता था। अब वो तीखा पत्थर हटाया नहीं मैंने, छाती में घुस गया वो तेरे दादे के, और सर से खून बह रहा। अब मैं जिन्न थोड़ी हूँ, भूत हूँ, तो मुझे लगा उसको उठा के बाहर लेके जाता हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से लेकर उसको ऊपर तक गया। अब मैं उसको ऊपर तक लेकर गया, उसके बाद अब इस तरफ तो कोई रहता नहीं था, तेरा दादा अकेला, खून बहे जा रहा। मुझे लगा उसको बचाना चाहिए, तो करूँ क्या। फिर मैं पहाड़ी के ऊपर चला गया। पहाड़ी के दूसरी साइड में आवाज़ें लगाना शुरू हो गया, अब बचाओ, एक बुड्ढे का खून बह रहा है। वहाँ कोई आया ही नहीं और मैं आवाज़ें लगाता रहा। अब उसके बाद मुझे लगा भाई अब इनको डराना पड़ेगा, तब निकल कर बाहर आएंगे। अब मेरा दोस्त तो खून बहने के कारण मर जाएगा, अब इस पहाड़ी को छोड़कर नहीं जा सकता, अगर जा सकता तो अस्पताल ले जाता ऐसे। मैं आवाज़ें लगाता रहा, कोई बाहर ना निकला तो घरों के अंदर लोगों को डराना शुरू कर दिया। लोग पगदड़ मचाकर बाहर निकलना शुरू हो गए। उसके बाद तुम्हारे दादे को देखा था लोगों ने ज़मीन पर पड़ा हुआ। अब मैं तुम्हारे दादे के पास, वो मुझसे बातें कर रहा था, वो मुझको कह रहा था यार गलती हो गई, मेरा बेटा शराब पीता है, मैं बहुत निराश रहता हूँ। इस तरह यहाँ पर गिरा हुआ था और लोग इधर आए, तेरे दादे को लेकर कर गए। अब उसके बाद वो बच ना पाया, मेरा दोस्त यहाँ से चला गया। इससे अच्छा था यहीं पे मरता, भूत बनता, यहीं मेरे साथ रहता। यार उसको उठा के ले गए, मुझे लगा था बच जाएगा, तेरा दादा उम्र बहुत थी, बचा नहीं। अब उसके बाद लोगों को लगने लगा मैंने तेरे दादे को मारा, और यार मैं तो तेरे दादे को बचा रहा था। अब देख कसम खाता, ये पूरा सच है, अगर मैंने तेरे दादे को मारा होता तो तुझे भी ना मार देता, तू बदला लेने के लिए आया है। अगर अब भी तुझे लग रहा है कि मैंने तेरे दादे को मारा है, जो करना चाहता है तू कर ले, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँगा। लेकिन जब तेरा बाप यहाँ पे आएगा, देख उसको थोड़ा सा मारना है मुझे, तेरे बाप के कारण तेरे दादे की मौत हुई है। 7वें दिन मुझे जवाब दे ही दिया था उस प्रेत ने, और ये जवाब को मैं समझ नहीं पा रहा था। ये बात तो सच है, मेरे पिता शराब पिया करते थे और मेरे दादाजी की मौत के बाद अचानक उन्होंने शराब बंद कर दी। तब से वो सुधरने लगे थे। पहले वो मेरी माँ को भी काफ़ी मारा करते थे, वो काफ़ी गुस्सैल थे, उसके बाद से ठंडे हुए, अब तो सिर्फ मुझ पर गुस्सा निकलता है। ये जवाब अब मेरे अंदर था, मैं जानता था। और जैसे ही उस रात मैं घर पहुंचा था, मेरे पिता इंतज़ार कर रहे, अब बाहर नहीं निकलना, अब तू वहाँ पर नहीं जा सकता, वहाँ वो प्रेत तुझे कभी मार भी सकता है। तब मैंने अपने पिता से पूछा था, देखो पिताजी, सच बताना, बिल्कुल सच। उस रात जब दादाजी उस पहाड़ी पे गए थे, आप दोनों के बीच में क्या हुआ था? मेरे पिता हैरान परेशान, क्या मतलब क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो यहाँ पर था और वो उस पहाड़ी पर जाया करते थे। मैंने कहा सच बताओ पिताजी, उस प्रेत से मुझे जो जो पता लगा है और लोगों से भी बात की है मैंने, अस्पताल ले जाया गया था मेरे दादे को, सच बताओ। मेरे पिता मान नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, माँ गुस्से में बहुत ज़्यादा बातें उगलने लगी थी। मेरी माँ ने गुस्सा दिखाया मेरे पिता को
और उस रात झाड़ू से पीटा था मेरे बाप को मेरी माँ ने। तब जाकर मेरे पिता ने भी सब सच बताया। गलती हो गई, मैं शराब बहुत पिया करता था। तुम्हारा दादा वो सोने के सिक्के लेकर आता और उसको तोड़वा कर जो पैसे मिलते थोड़े बहुत से मैं शराब पी लेता, बाकी खेत खरीदने के काम में तुम्हारा दादा लगा था। दादा बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे शराब की लत थी। उस रात बहुत झगड़ा हुआ था और पहली बार जिंदगी में तुम्हारे दादे पर हाथ उठाया था मैंने। और मैं ये सुनकर रोता ही रहा था। और ये पूरी बात फिर मैंने पिता को बताई कि वहाँ पर क्या हुआ, उस प्रेत ने क्या क्या सच बताया। ये सुनकर मैं भी रो रहा था, मेरे पिता भी रो रहे थे और मेरी माँ भी रो रही थी। इस तरह सच्चाई जान गए थे और वो राज जिसे हम पचा ही नहीं पा रहे थे। हम मान रहे थे प्रेत ने मेरे दादाजी को मारा है, लेकिन असल में मेरे पिता की गलती के कारण वो शराब से तंग आकर वहाँ गए थे और गलती से वो गिरे उस पत्थर के ऊपर। इस तरह मेरे दादाजी की मौत हुई थी, जिसमें कसूरवार तो किसी को ठहराया नहीं जा सकता। मेरे पिता अब मुझे उस पहाड़ी पर जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैं कभी कभी जब घर में ज़रूरत होती तब सोने का सिक्का लेकर आता। लेकिन मैं मेहनत से काम करने में यकीन करता हूँ। वो मेरा दोस्त बन गया था, उसने मेरी बहुत मदद की। बहुत सालों तक वो मेरा दोस्त रहा और मैंने उसको ये भी समझाया, लोगों को डराएगा तो वहाँ पर कोई नहीं आएगा। और उसने भी वादा किया था, अब वो लोगों को डराएगा नहीं। अब ये जो ज़मीन है ये तेरी ज़मीन है, यहाँ पर इन पत्थरों को रखूँगा, यहाँ से जुड़ा रहूँगा। अब मैं भी आज़ाद नहीं होना चाहता, भविष्य देखना चाहता हूँ। और ये बहुत पुरानी बात है। आपको पता है मेरा परिवार बहुत तरक्की कर गया। मेरे पिता की मौत उसके 20 साल बाद हुई थी और मैं हमेशा विदेश जाना चाहता था। यहाँ यूके का वीज़ा मैंने लगवाया और काफ़ी सोने के सिक्के उस प्रेत से मिले थे। कभी कभी मैं भारत जाया करता था और उस गांव में ज़रूर जाता। आज तो भारत बहुत बदल गया है। शायद उस पहाड़ी के आसपास कई नए घर बन गए होंगे। शायद उस प्रेत को किसी ने आज़ाद भी कर दिया। याद आती है कभी कभी उसकी, और कई बार रात को सपनों में वो आता है और कहता है, ओ सोनिया, गन्ने दी गनेरियां, दो तेरियां दो मेरियां।